नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद आज थोड़ी सी तेजी थमती हुई दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय संकेत तो खराब थे ही थे, लेकिन थोड़ा बहुत मूड बिगाड़ने का काम यहाँ पर गो फर्स्ट के दिवालिया होने की खबर के साथ भी आता हुआ दिखाई दिया। आज की बात करें अगर कारोबारी सत्र की, तो 18,113 पे जो निफ्टी खुला था और उसी के इर्द गिर्द 18,116 का एक इंटरडे हाई बना और उसके बाद से बाजार नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। 18,050 ये आज का इंटरडे लो है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 18,000 का स्तर निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय को लेकर के अभी भी जो ट्रेडर्स हैं उनके मन में एक सकारात्मक भूमिका कहीं ना कहीं बना रहा है कि अभी भी बाजार कोशिश ये कर सकता है आने वाले दिनों में कि 18,200 को जो है वो क्रॉस करता हुआ दिखाई दे। 18,085 ये अभी का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 62 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। निफ्टी में हम देख रहे हैं 16 अंक शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन 34 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। पर ओवरऑल मार्केट ब्रेड जो है वो हमको पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मिड कैप शेयरों में कई सारे ऐसे शेयर हैं जहां पर मोमेंटम जो है वो सकारात्मक देखने को मिल रहा है। तो इस सुस्त बाजार में भी बहुत सारे शेयर चुस्त दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। और जिन शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है, खासतौर से बैंकिंग शेयरों में जो गिरावट आई है, इतनी अच्छी खासी रैली के बाद क्या ये गिरावट और गहराएगी? अगर आपके पास बैंकिंग शेयर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा आज एविएशन सेक्टर में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है, टायर शेयरों में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है? और ख़ासतौर से RVNL, जी हाँ, यहाँ पर तो तेज़ी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसी तरह के तमाम शेयरों पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे। लेकिन उससे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। आज के हमारे ये मेहमान खास इसलिए हैं, आपको इनसे काफ़ी लंबे समय से परिचित हैं। अलग अलग मंचों पर, अलग अलग माध्यम से लंबे समय से आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन अब तक ये बात करते थे कमोडिटी बाज़ार को लेकर के। हमारे जैसे कुछ एक मित्रों को छोड़ करके या बाकी जो इनके सहयोगी हैं उनको छोड़ करके बहुत कम लोग जानते थे कि ये इक्विटी मार्केट पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन तमाम कारणों की वजह से अब तक जो है ये कमोडिटी बाज़ार पे कामकाज करते आए और आप लोगों को ज्ञान देते रहे। लेकिन आज जरा परिचय कराते हैं, जरा दिखा दीजिए चेहरा अनुज जी का। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, IIFL सिक्योरिटीज़ के VP हैं। अनुज जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आज के इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। और अब आज से आप एक नई भूमिका में भी दिखाई देंगे। बाकी कमोडिटी बाज़ार के बारे में तो हम आगे भी आपसे राय लेते रहेंगे, लेकिन इक्विटी बाज़ार के बारे में जो आपकी पकड़ मजबूत थी उसका सार्वजनिक प्रदर्शन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि शायद पहली बार आप करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहला प्रश्न यही कि बाज़ार की दिशा को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको? अब शेयर बाज़ार के विशेषज्ञ तो आप थे ही थे, लेकिन अब आम जनता की नज़र में भी आप शेयर बाज़ार के विशेषज्ञ हो गए हैं। विपुल जी, थैंक यू इस मंच पे बुलाने के लिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार सब आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे आप इक्विटी देखें चाहे आप कमोडिटी देखें। तो अगर आप कमोडिटी को ट्रैक कर रहे हैं और इक्विटी को नहीं देख रहे हैं तो एक सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो सब आपस में कनेक्टेड है। तो इसलिए आज के दौर में, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो सारे सेक्टर आपस में कनेक्टेड है। तो अगर हम इक्विटी को ट्रैक कर रहे हैं या कमोडिटी को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, या कमोडिटी को ट्रैक कर रहे हैं इक्विटी को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। तो आपको पूरा एक सेगमेंट को ट्रैक करने के लिए सभी चीजों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी चीजें आपस में इंटरलिंक हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम एसेट क्लास की बात करते हैं और अगर हम उसको डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट में देखते हैं, तो डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट में सभी एसेट क्लास आती हैं। और जहां पर हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर इक्विटी मार्केट को भी देखना बहुत जरूरी है, कमोडिटी मार्केट को भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं वो एक पार्ट होता है कि जहां पर हम इक्विटी और कमोडिटी दोनों को मर्ज करते हैं। तो जब हम कमोडिटी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की बात करते हैं तो क्यों ना हम इक्विटी को भी यहाँ पर हम ट्रैक करना मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। हालांकि मैं पिछले 2-3 सालों से इक्विटी को ट्रैक कर रहा हूँ, काफी व्यूज मेरे प्रिंट होते हैं न्यूज़पेपर में, बट फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ यहाँ पे शो कर रहा हूँ इक्विटी का। तो आई होप कि जैसा मेरे को प्यार मिला है लोगों का, वैसा ही इक्विटी मार्केट में भी मिलेगा। और अपनी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं एडवाइस यहाँ पे करूं, जो मैं रिकमेंडेड करूं, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखने को मिले। तो जहां तक सवाल है, जी, निश्चित रूप से जिस तरीके का डेडिकेशन आपका हम देखते हैं, जिस तरह की रिसर्च आपकी रहती है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे तमाम जो शेयर बाज़ार के दर्शक हैं वो काफ़ी लाभान्वित होंगे। सर, पहला सवाल जो है वो शेयर बाज़ार को लेकर के ही होगा। अभी की जो मौजूदा स्थिति है,
लंबे कंसोलिडेशन के बाद अभी ऐसी उम्मीद लग रही थी कि अब जो है निफ्टी 18,200 का स्तर पार करेगा। हालांकि मैक्रो लेवल पे अभी बहुत सारे कंसर्न हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एफआईएस का रुख काफ़ी लंबे समय बाद, खासतौर से नवंबर 2022 के बाद अप्रैल महीने में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। आज थोड़ा सा हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय संकेत की वजह से, और जो एक खबर निकल के आई गो फर्स्ट को लेकर के, उसकी वजह से दबाव बाजार में देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें आपको लग रहा है बाजार जो है ऊपर जाने की तैयारी में है, या आपको लग रहा है कि 18,200 के आसपास आके एक बार फिर से बाजार नीचे एक अपॉर्चुनिटी देगा वापस जा करके? देखिए, अगर हम मार्केट को पिछले 3 महीने से देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च नेगेटिव रहे थे। अप्रैल के महीने में हमने एक पॉजिटिव देखा और अप्रैल का महीना पॉजिटिव क्लोज रहा। वहीं अगर आप आज देखेंगे तो आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इवेंट्स हुए हैं। जैसे अभी एक फेडरल बैंक की मीटिंग है जिसका आउटकम रात को आना है। दूसरी बड़ी चीज गो फर्स्ट है। तीसरा बड़ी चीज जो यूएस के अंदर डेट सीलिंग को लेकर इशू चल रहा है, वो एक सबसे बड़ा यहाँ पर टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमने देखा है कि जो डाउ जोन्स था इंटरनेशनल मार्केट में, वो कल काफी पॉइंट से करेक्ट हुआ था, और उसकी वजह से हमने देखा कि जो इंडियन मार्केट है यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 दिनों में हम करीबन नीचे 16,800 से लेकर करीबन ऊपर में 18,200 तक की हमने ट्रेवल करा है। पर जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी दिग्गज शेयर्स हैं सभी के अंदर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि खाली इंडेक्स में आपको खरीदारी देखने को मिली, तमाम शेयरों में हमने खरीदारी लौटती हुई देखी है। तो जब भी ऐसा माहौल बनता है जिसमें हम इंडेक्स के साथ साथ शेयर्स के अंदर भी खरीदारी देखते हैं, और जो दिग्गज शेयर हैं, जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, उसके अंदर अगर हम तेजी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं तेजी आगे भी रैली होती है। तभी हमने आज देखा कि जिस तरीके से मार्केट आज एक सुबह के टाइम प्रेशर में था, उतने प्रेशर से मार्केट नहीं खुला, और अब यहाँ पे थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दिया। 18,050 का लो बना के 18,090 के आसपास मार्केट ट्रेड करा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर है। बट अभी भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फेडरल बैंक की मीटिंग है और गो फर्स्ट का जो अनाउंसमेंट है वो है। तो अभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन, क्योंकि अभी 4 तारीख की एक्सपायरी भी है, तो मुझे लगता है कि आज और कल के दिन में आपको काफी कुछ मामला सुलझता हुआ दिखाई देगा। और फेडरल बैंक की मीटिंग के आने के बाद एटलीस्ट एक इंटरनेशनल लेवल पर व्यू मिलेगा कि उनका क्या थॉट है, वो आगे इंटरेस्ट रेट को लेकर कैसे अटकलें लगा रहे हैं जी। वही अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो 0.25 का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है। अगर वो 0.25 से ज्यादा के इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो फिर आपको मार्केट में नया मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी कुछ दिशा जो है वो फेड के जो कमेंट्री आएगी उस पर निर्भर होगी कि आगे आने वाले समय में वो किस तरीके का स्टैंस लेते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए शायद बाजार थोड़ा थमा है, थोड़ा ठहर रहा है कि एक बार स्पष्टता आ जाए, उसके बाद बाजार की अगली दिशा तय होती हुई दिखाई देगी। पहले जरा दर्शक को आज हम शामिल करें। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आने लगे हैं हालांकि, लेकिन एक आपको निश्चिंत कर दें कि आप अपने प्रश्न भेज दीजिए और आपके प्रश्न इसी कार्यक्रम के दौरान ही लिए जाएंगे। लेकिन पहले जरा राजेंद्र खंडेलवाल जी से बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम अच्छे जी, बहुत बढ़िया। चलिए, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नागपुर से भी। नागपुर से। मेरे ख्याल से आप कार्यक्रम का हिस्सा पहले भी कई बार बन चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आप इसी तरीके से कार्यक्रम देखते रहिए। क्या प्रश्न है सर आपका? मेरे को ये पूछना था कि कोचिन शिपयार्ड मौजूदा लेवल पे अपन निवेश कर सकते हैं कि 6-8 महीने के लिए? 6-8 महीने के लिए कोचिन शिपयार्ड, कोई खास वजह है इस कंपनी को चुनने की? नहीं, ऐसी बस अच्छा, क्या किस नजरिए के साथ निवेश करना चाह रहे हैं सर आप? 6-8 महीना, साल भर ऐसा। 6-8 महीने, साल भर के आसपास का नजरिया आपका है। 550 का लेवल अभी अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल रहा है। बड़ी शानदार रैली देखने को मिली थी अक्टूबर-नवंबर के दौरान, जब हमने देखा था कि ये करीब 250-300 से लेकर के सीधे 600 के आसपास तक का स्तर, 650 के, इनफैक्ट ये चार्ट देखिए जरा किस तरीके की रैली यहाँ देखने को मिली थी। लेकिन हालांकि ऊपर से करेक्ट भी हुआ, फिर एक बार ऊपर की रैली देखने को मिल रही है। क्या अनुज जी आपको लग रहा है कि ये दोबारा उन लेवल्स तक जा सकता है जो इसने हाइज बनाए थे 700 के आसपास तक का? इनके लिए क्या ये सही लेवल है एंट्री करने का? देखिए, अगर आप जनवरी से देखेंगे तो जनवरी से ये स्टॉक करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था। इसने जो हाई बनाया था वो करीबन 546 का था, जो कि ऑलमोस्ट इसने आज ही हाई को ब्रेक किया है। इसी हफ्ते इसने हाई को ब्रेक किया, और उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद इसने नीचे जो लो बनाया था वो करीबन 410 का बनाया था। तो 410 से मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, और पिछले 2 दिनों में इसमें काफी अच्छी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। और
इसने अपना इस ईयर का हाई भी इसने आज ही ब्रेक किया है। तो मेरे हिसाब से जो मोमेंटम इसमें बना है वो पॉजिटिव बना है, और जब मार्केट अपने हाईज ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक नई रैली की तैयारी करता है। तो मुझे लगता है कि जो कोचिन शिपयार्ड है यहाँ पर अगर उन्होंने पोजीशन ले रखी है तो इनको यहाँ पर बने रहना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होंगे वो करीबन 580 से लेकर 590 के रहेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 30 से 40 रुपए की एक रैली जो है वो रह सकती है। 600 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में करीबन 630 635 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम इससे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इनको कोचिन शिपयार्ड की बाई पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। नहीं, ये खरीदारी करना चाह रहे हैं सर, ये आप क्या करंट लेवल पे पूछ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए 553 का रेट चल रहा है। अगर ये स्टॉक नीचे में 2 से 3 रुपए करेक्ट होता है 550 के आसपास तक, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 517 का रहेगा, और ऊपर में टारगेट करीबन 580 590 का रहेगा। तो छोटी रेंज के लिए सर आप तो एक साल की नज़रिया ले रहे थे, लेकिन हाँ आपको जो है 580 590 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 500 के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं, ये आपके लिए सारा यहाँ पर निकल करके आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी खबर है, बहुत सारे सवाल हैं, संजय जी, बीरेंद्र शाह जी, विकास जी, आप सबके प्रश्न लिए जाएंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और जो हम देखें गो फर्स्ट को लेकर के आती हुई, जरा पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए कि आखिर में हुआ क्या है। तो गो फर्स्ट ने आपको बता दें कि मंगलवार को जो है NCLT में अपने दिवालिया होने की अर्जी जो है वो दाखिल की है, और कंपनी अगले 2 से 3 मई यानी कि जो है आने वाले दिनों में 2-3 तारीख तक जो है जितनी उड़ानें थी कंपनी की तरफ से वो सारी रद्द कर दी गई हैं। 3 और 4 मई के लिए कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, और प्रैट एंड विस्की की तरफ से इंजन सप्लाई जो रोका गया है उसकी वजह से सब जो है संकट ये गहराया। उनका कहना यह है प्रैट एंड विटनी ने न सिर्फ जो है इंजन की सप्लाई रोकी है, बल्कि कल पुर्जे की भी सप्लाई जो है वो रोक दी है, मरम्मत रोक दी है, जिसकी वजह से कंपनी 28 विमानें जो है कंपनी की पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो गई हैं। 28 अप्रैल तक कंपनी पर 6521 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये गो फर्स्ट की तरफ से ही कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो कंपनी आगे डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में आप पहुंच सकती है। कंपनी ने यह भी कहा है कि 30 अप्रैल तक उन्होंने अभी तक कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में डिफ़ॉल्ट हो सकता है, और लेनदारों ने एयरक्राफ्ट वापस लेने, जब्त करने का नोटिस भेजा गया है। तो ये तमाम चीज़ें गो फर्स्ट की तरफ से कही गई हैं, ये पूरा घटनाक्रम रहा है। इसके अलावा आप जो है हम चाहेंगे कि ग्राफिक्स तो चलते रहें, लेकिन किस कंपनी पर कितना कर्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये भी ज़रा आप नज़र डालिए, और क्यों बैंकों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे दबाव देखने को मिल रहा है, जहां पर 1561 करोड़ रुपए जो है कंपनी के ऊपर बकाया हैं, कंपनी को कर्ज दिए गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 1429 करोड़ रुपए कर्ज दिए गए हैं, एक्सिस बैंक की तरफ से 30 करोड़ का कर्ज दिया गया है, IDBI बैंक की तरफ से 58-59 करोड़ का कर्ज दिया गया है, डॉचे बैंक की तरफ से 1320 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग शेयरों की रफ्तार थी पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो थोड़ी थमती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा एविएशन सेक्टर को हो रहा है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। एविएशन सेक्टर पे भी आएंगे, लेकिन ये खबर आपके स्क्रीन पर चल रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अनुज जी ज़रा थोड़ी सी टिप्पणी करें इस पूरे मामले को। सर कितना गंभीर आप मानते हैं, और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के लिए जो अब एक रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां पे ये भी खबरें थी कि FIs की तरफ से जो है काफ़ी अच्छी बाइंग भी देखने को मिल रही, पूरे जो खासतौर से अप्रैल में बाइंग देखने को मिली उसमें 50% के आसपास फाइनेंशियल सेक्टर में गई है। इससे कुछ असर पड़ेगा, रुकावट होगी? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फिगर वाइज है वो कोई इतनी ज्यादा बड़ी फिगर नहीं है, बट ये कि कहीं ना कहीं जो एक इशू ये है कि एविएशन सेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गिनी चुनी कंपनीज हैं जो अभी आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ा सा डेंट यहाँ पर आपको देखने को पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इनके पास एयरक्राफ्ट है, और जो एयरक्राफ्ट जब करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो इनकी असेट होंगी वहां से ये रिकवरी लेते हुए भी दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको जो इनकी असेट है वो भी यहाँ पर असेट से जो अमाउंट है वो रिकवर करने की कोशिश की जाए। तो अगर ये फाइनली बैंकरप्सी फाइल कर लेते हैं पूरी अच्छी तरीके से, तो मुझे लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं फिर जो इनके लैंडर्स हैं वो यहाँ पर इनकी जो कैपिटल है या फिर जो इनकी असेट है उसको यहाँ पर लॉक करते हुए दिखाई देंगे। तो उससे कहीं ना कहीं उनका जो बैक्ड होगा लोन वो वहाँ पर रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पैनिक यहाँ पर देखने को मिले, बट अमाउंट सिंस की इतना बड़ा नहीं है बैंक्स के लिए, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही इसको रिकवर करते हुए भी दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि गो फर्स्ट अभी तक इतना बड़ा लिस्टेड स्टॉक नहीं है, अभी तक लिस्टेड नहीं है। इन्होंने फाइल किया था, फाइल
अपना आईपीओ लेके आने के लिए, बट वो आईपीओ नहीं लेकर आए। तो ये एक अच्छी खबर है, नहीं तो इसमें जो इन्वेस्टर थे वो यहाँ पर स्टक हो सकते थे। तो मुझे लगता है कि आईपीओ आने से पहले अगर ये डिसीजन आया तो दैट इज अ गुड फॉर द सेक ऑफ द मार्केट ऑल्सो। जी। सर, बैंकों पे तो बात हो गई। को आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, छोटा अमाउंट है, लेकिन एविएशन सेक्टर के लिए कितना पॉजिटिव हो सकता है? अगर हम जरा चार्ट देखें एविएशन की, तो आज इंट्राडे में हम देख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन हो, स्पाइस जेट हो, सब में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं। आज 7% तक की तेज़ी देखने को मिली थी एक समय इंटरग्लोब एविएशन में, और ये तेज़ी इस वजह से भी रही कि इनका जो भी 6 से 8%, 9% की हिस्सेदारी है, वो जो है अब ये वहाँ से हट करके इन बाकी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी तरफ आती हुई दिखाई देंगी। उसकी वजह से यहाँ पर जो है हम खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये इसे खाली एक आप क्या कहेंगे, रैली आ चुकी है या फिर ये थोड़ा सस्टेन कर सकती है रैली? देखिए, अगर आप एविएशन सेक्टर में अगर आप एज अ बेस वेरी लो लेवल पे अगर आप बात करें, सपोर्ट पे अगर बात करें, तो जो इंटर ग्लोब एविएशंस की फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। हालांकि हमने पिछले कुछ टाइम में स्पाइस जेट में भी कुछ इश्यूज आते हुए देखे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज उनकी फ्लाइट्स में काफ़ी रहे थे। तो जो प्रेफरेंस रहती है जनरली लोगों की, जो इंडिगो फ्लाइट है लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी हद तक इसको सपोर्ट मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट आया है ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि आज गैप से मार्केट खुला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है तो अगेन इसमें खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो इंडिगो को आता हुआ दिखाई देगा। जो उसका मार्केट शेयर है वो मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में, क्योंकि आगे जो टाइमिंग है वो अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो हॉलीडेज का टाइम रहता है, और ऐसे में जनरली जो वैकेशंस होती हैं वो उस टाइम पे काफ़ी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है वो इंडिगो को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ है ये इंडिगो के लिए पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगर हम इसके टारगेट वाइज को भी देख के चलें तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको ये 2300 से लेकर 2400 तक की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर आप आज देखेंगे तो इसने अपना ईयर हाई यहाँ पर ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो खबर आई है, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये इंडिगो के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बजिंग स्टॉक्स में हम बात कर रहे थे हीरो मोटोकॉर्प की, ऑटो सेक्टर की, लेकिन हमने देखा इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनमें भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। खासतौर से अगर हम बात करें जो है सीएट की, सीएट लागत घटने की वजह से हम देख रहे हैं कि जो तमाम कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई है, उसकी वजह से जो है सीएट की लागत घटने से कंपनी के शेयर में लगातार तेज़ी देखने को मिली। और तमाम टायर कंपनियां ऐसी हैं जिनमें जो है एक महीने के अंदर 15% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, और सीएट में भी 10% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। और आज अगर हम देखें तो आज भी हम देख रहे हैं कि सीएट में 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, टायर स्टॉक्स पे क्या व्यू है सर आपका, और ख़ासतौर से सीएट और जेके टायर पे और अपोलो टायर पे, इन 3 स्टॉक्स पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है एक महीने में, अभी भी क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आने वाले दिनों के लिए? किस तरीके से आप इस पूरे सेगमेंट को देख रहे हैं, और ख़ासतौर से इन 3 शेयरों पर आपकी राय? देखिए, जिस तरीके से क्रूड के प्राइस हमने फॉलो होते हुए देखे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने टायर इंडस्ट्री में देखा है। कहीं ना कहीं उससे जो बेनिफिट है, क्योंकि जो इनकी इनपुट कॉस्ट है वो वहाँ पर कम होती हुई दिखती है, तो उसका बेनिफिट सभी टायर स्टॉक्स में रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से हमें एक्सपेक्ट है कि क्रूड का प्राइस आपको आने वाले दिनों में $60 तक आ सकता है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो आपको टायर इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो मेरा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि सीएट इंडस्ट्री में, सीएट लिमिटेड में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर अगर आप देखेंगे अभी करीबन 1583 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली इसने 1400 के आसपास के लोज बनाए थे, वहां से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। तो ये स्टॉक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1650 से लेकर 1700 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो करीबन 1500 के आसपास लगा सकते हैं। तो मोमेंटम सीएट में पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 1560 1550 के आसपास, तो वहाँ पे बाय इनिशिएट की जा सकती है सीएट लिमिटेड में। चलिए, थोड़ी सी गिरावट आने पे यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। इन तीनों में सबसे अच्छा क्या सर यही लग रहा है, सीएट या फिर जेके टायर, या जो दूसरी कंपनियां हैं उनमें भी आपको जेके टायर पे क्या व्यू होगा सर आपका? देखिए, जेके टायर अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 दिनों से लगातार ये पॉजिटिव रहा है, और अगर हम इसको आज देखें तो ये 11 जनवरी ऑलमोस्ट ईयर के हाईज के आसपास ये अगेन वापस आता हुआ दिखाई दिया। तो मोमेंटम इसमें भी पॉजिटिव है। तो सीएट टायर मुझे अच्छा लग रहा है कन्विंसिंगली, कि एक तो लोअर लेवल पर भी है और अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो सीएट टायर में इनफैक्ट आप करंट रेट के आसपास से भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस है करीबन
54 का लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि ऊपर में आपको जल्दी ही 210 से लेकर 220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जेके टायर जो है मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉक रहेगा, जिसको करंट रेट के आसपास से भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करंट रेट पे भी आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। जेके टायर के ऊपर 220 के तक के यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अब अगली कंपनी पे नज़र डालते हैं और वो है आज जिसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है बीएल कश्यप। स्क्रीन पर लेकर के आई और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर एक कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, 428 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में करीब 5% तक की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है और अच्छा सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? आज तो अच्छी तेज़ी है, पर आगे क्या कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको, या आपको लगता है कि चूंकि एक खबर थी तो न्यूज़ बेस्ड जो है ये मोमेंटम प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए विपुल जी, 14 मार्च को इसने लो बनाया था करीबन 27 रुपए का, और वहां से कंटिन्यूस बढ़कर आज इसने हाई बनाया है 43 का। तो टेक्निकल चार्ट पर तो ये ओवरबॉट जोन में आया है। हालांकि इसमें ब्रेकआउट हुआ है जो कि करीबन 38 रुपए के आसपास का ब्रेकआउट था, बट आज जो इसने हाई बना के करीबन 43 का हाई बनाकर अगेन ये 40 के आसपास चल रहा है। तो एक ओवरबॉट सिचुएशन आ गई है जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ एग्जिट होते हुए दिखाई दिए, और मुझे पर्सनली भी लग रहा है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर की तरफ आ सकता है। हालांकि डेली चार्ट पर डेफिनेटली एक ब्रेकआउट है, तो जो बाइंग लेवल होगा ना वो इसका 37 से लेकर 38 के आसपास ही होगा। तो 38 के आसपास के लेवल मिले तो आप खरीदारी करें, अदरवाइज करंट रेट पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी और भाव नीचे आ सकते हैं जिस तरीके से, क्योंकि आज जो इसमें ब्रेकआउट आया है वो एक न्यूज बेस के हिसाब से है जिसकी वजह से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। अदरवाइज मुझे लगता है कि 38 और 37 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर हम खरीदारी का ट्रेड इसमें बना सकते हैं। वेट एंड वॉच करना चाहिए, 37 से लेकर 38 के बीच खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 33 से 38 के बीच खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। आज जो है खबर की वजह से यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। एक और बजिंग स्टॉक पर नज़र डालते हैं और जिसका कि जिक्र अभी हम पहले ही सेगमेंट में कर चुके हैं, और वहाँ हम देख रहे हैं कि एविएशन सेक्टर में अच्छी जो मजबूती देखने को मिली है, और ख़ासतौर से इंटरग्लोब एविएशन जो गो फर्स्ट की उड़ान बंद होने से यहाँ पर जो उसकी हिस्सेदारी है 6 से 9% के आसपास की, उसमें ये कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा जो है इंटरग्लोब एविएशन को मिलेगा या बाकी जो लिस्टेड कंपनियां उनको मिलेगा जिनका कामकाज चल रहा है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जब बाज़ार खुलने के साथ ही 7% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से ज़रूर थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन ओवरऑल एविएशन पैक पे एक अच्छा पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। सर, एविएशन पैक पे अगर इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो वो इस तेज़ी के बाद कैसा लग रहा है? स्पाइस जेट और इंटरग्लोब एविएशन, इन दो कंपनियों पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप कैसे इनको देख रहे हैं? देखिए इंटरग्लोब एविएशन, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है इससे काफ़ी बेनिफिट इंटरग्लोब को मिलेगा, क्योंकि स्पाइस जेट की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज रहते हैं जनरली, तो उनकी भी जो कंडीशन है वो उतनी ठीक नहीं लग रही है। तो मेरे हिसाब से इंडिको ही एक ऑप्शन बचता है एविएशन सेक्टर में जिसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। आगे जैसा कि हमने देखा कि आगे नॉर्थ इंडिया में हॉलीडेज भी रहेंगे, समर वैकेशंस भी हैं, तो डेफिनेटली जो वैकेशंस प्लान है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उससे रेवेन्यू साइड में इंटरग्लोब को काफ़ी अच्छा शेयरिंग देखने को मिलेगा और इस डेवलपमेंट की वजह से उनका मार्केट शेयर है वो बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हालांकि आज थोड़ा सा गैप से मार्केट खुला है, तो अगर ये थोड़ा बहुत डिप लेता है 2120 के आसपास में, तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप 3 से 4 महीने का डाउन लाइन बात कर रहे हैं तो 2400 से लेकर 2500 का टारगेट आपको इंडिको में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर मूवमेंटम है, डेवलपमेंट का डेफिनेटली पॉजिटिव असर स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो ये रही बजिंग स्टॉक्स जो कि आज हम देख रहे हैं कि कुछ खबरों के चलते कुछ कारणों की वजह से आज बस करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से 2-3 शेयरों पे हमने चर्चा की, लेकिन सवाल काफ़ी सारे हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। एस पांडे जी का प्रश्न ले लेते हैं, लेकिन बाकी जो दर्शक हैं वो ये ना समझे कि उनका प्रश्न नहीं लिया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। पीएनबी के 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 52.5 रुपये के भाव पर इन्होंने ये ख़रीदारी की है और अब आगे के लिए जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ लक्ष्य आने वाले समय में इनको देखने को मिल सकते हैं। 52.5 की खरीद है, वही रेट अभी चल रहा है, आज आधे % के आसपास की गिरावट है। और सर, बैंकिंग शेयरों में जो एक मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखा है, क्या पीएनबी उस रैली को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है? हमने देखा है कि 60 रुपये के आसपास एक रुकावट यहाँ पर 58-59-60 के आसपास देखने को मिलती है। क्या ये जब उसको पार करे तो फिर एंट्री करनी चाहिए, या इनको जो चूँकि 52.5 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है तो इनको अगर कोई तेज़ी में 58-59-60 का लेवल मिले तो मुनाफा बुक करना चाहिए?
देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 60 की जो साइकिल है, जो 60 रुपए की रेंज है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहाँ पर हम देखते हैं जनरली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बट जैसा कि इन्होंने लोअर लेवल पे बाय किया हुआ है 52 के आसपास, तो अच्छे लेवल्स पे बाय है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। और ऊपर में जैसा कि इनकी क्वांटिटी भी करीबन 10,000 के आसपास है, तो 58-60 के आसपास के प्राइस मिले तो वहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बैंकिंग रैली यहाँ पर बनी है, सभी बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली इस बार मुझे लग रहा है कि ये 60 का जो स्तर है वो भी ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो 58-60 के आसपास 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और ऊपर में फिर मुझे लगता है कि अगर ये 60 के ऊपर सक्सेसफुली वीकली क्लोजिंग करता है तो ऊपर में आपको ये 70 से लेकर 75 तक के लेवल मारता हुआ दिखाई देगा। तो मोमेंटम स्टॉक के अंदर स्लो एंड स्टडी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। रजनीश पाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं पाल साहब? बढ़िया हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, फर्रुखाबाद से सर। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश? जी जी, यूपी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप फर्रुखाबाद में, क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर अडानी पोर्ट के सर 58 शेयर हैं सर, जी, जी। 712 के भाव से। किस भाव पे क्या सर? करना 812? चाहिए सर? 712। 712 के भाव पे, ठीक है। ये मुझे लगता है आपने गिरावट के बाद लिए हैं। जी जी। जी। और अभी आप क्या जानना चाह रहे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 1 साल तक सर, 1 से 1.5 साल तक। 1 से 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अभी अगर आज तो देखें तो हम करीब 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले खासतौर से 5-6 दिनों के अंदर एक रिकवरी ज़रूर आई है। जब हमने देखा कि ये जो है ठीक ठाक रिकवरी जो है कुछ दिनों के अंदर देखने को मिली, पूरे अदानी पैक के अंदर देखने को मिली। ये देखिए जरा पर लोअर लेवल टच करने के बाद उसके बाद से एक रिकवरी यहाँ पर आई है। सर क्या सलाह रहेगी? 712 पे इन्होंने लिए हैं, हालांकि इनकी खरीद से अभी भी इनको नुकसान ही हो रहा है। 660 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज 3% नीचे है, तो करीब पर शेयर इनको 52-55 रुपये का नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए, नुकसान बुक कर लें? देखिए, अगर आप पूरे अदानी पैक को देखेंगे तो इस टाइम पर सभी अदानी की जो स्टॉक्स है, पूरा जो अदानी ग्रुप है, वो बहुत स्लो एंड स्टडी परफॉर्मेंस में है। कोई बड़ा मूव हम इसमें नहीं देख रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आप अदानी पोर्ट को भी देखेंगे तो काफी टाइम से कि रेंज में अटका हुआ है। हालांकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, स्लो एंड स्टडी ये जो अपने हाईज है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बट मुझे लगता है कि जैसा कि इनका व्यू 1.5 साल का ये व्यू मान के चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अदानी पोर्ट है कंपनी वाइज अगर हम देखें तो दैट इज अ गुड कंपनी। मुझे लगता है कि इनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही आपको इसमें 800 से लेकर 900 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 1.5 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली इनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। चलिए सर, अगर आपका लंबी अवधि का, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि आपका 1.5 साल का व्यू है, 1 साल आप होल्ड कर सकते हैं, तो 1-1.5 साल का व्यू आप अगर बनाए रखते हैं तो सर का मानना ये है, अनुज जी का, कि आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक के पास चलते हैं और ये प्रश्न हमको भेजा गया है आर्यन राठौर जी की तरफ से। और आर्यन राठौर साहब जानना चाह रहे हैं अरिहंत सिक्योरिटीज़ के बारे में, और इन्होंने 4000 शेयर ले रखे हैं 10 रुपये 80 पैसे के भाव पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा भाव क्या मई सीरीज़ के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। तो अरिहंत सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो अगर अभी जो है अरिहंत कैपिटल मार्केट के नाम से भी है अरिहंत सिक्योरिटीज़, जी हाँ, अरिहंत सिक्योरिटीज़ अभी 9.75 के आसपास चल रहा है, 2.5% की तेज़ी है इनकी खरीद से, करीब 1 रुपये नीचे यहाँ पर कामकाज करता हुआ। और इस पूरे साल भी देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं दिखाई दी है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? काफ़ी वोलेटाइल काउंटर। देखिए, लो वॉल्यूम काउंटर है और इसमें वॉल्यूम्स अभी उतने नहीं दिख रहे हैं जो कि एक कन्विंसिंगली हमको एक अच्छा पैटर्न बना के दे। तो फिलहाल इन्होंने अगर पोजीशन ली है तो मेरी सलाह है कि अगर इन पर कॉस्ट भी मिलता है तो निकल जाए, क्योंकि जनरली लो कॉस्ट शेयर्स में स्टक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इवन अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर इसमें परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। जब से ये स्टॉक आपने देखा है तो ये नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई दिया। लेटेस्ट इसने करीबन ऊपर में 16 रुपये 90 पैसे का हाई बनाया था और वहां से कंटिन्यू नीचे ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेटर है कि अगर जो भी उछाल मिलता है एट कॉस्ट के आसपास तक, तो वहां पर निकलने की सलाह है। हमें कोई लग नहीं रहा है इसमें कोई मेजर कोई बड़ा अपसाइड मोमेंटम है जो कि ऊपर की तरफ लीड करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर एग्जिट होने की सलाह रहेगी एट कॉस्ट पे। ठीक। इस बीच अमित शाह जी कह रहे हैं, और ये उम्मीद करता हूं कि जो है गृह मंत्री जी नहीं होंगे, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने एक प्रश्न भेजा है कि 50,000 रुपये मैं लगाना चाहता हूं और बाई ऑन डिप पे खरीदा जा सके जिन्हें। वैसे 3 स्टॉक्स का सुझाव दीजिए
3 साल तक की अवधि है, 3 साल के नज़रिए के लिहाज से। लेकिन सर आप कार्यक्रम पूरा देखिए और हम चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर कार्यक्रम के आखिर में बिल्कुल दिया जाए जब कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हों। लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न है वो हम अवश्य डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि यूएस फेड रेट के हाइक का मार्केट पे कैसा असर आप देख रहे हैं? अभी वेट एंड वॉच का माहौल जारी रहेगा? कल यूएस मार्केट काफ़ी गिरे थे जो आज बाज़ार में असर दिखाता है। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं कि इसका असर क्या देखने को मिलेगा। सर तो फेड की कमेंट्री आ जाने दीजिए, निश्चित रूप से बाज़ार भी कॉशियस है तो उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन अनुज जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इनके प्रश्न पर? देखिए, अगर 0.25 जितना कि बोल रहे हैं वो डिस्काउंटेड है। अगर 0.25 से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, बट अगर वो 2.25 या उससे कम रखते हैं तो वो एक मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेगा। कहीं ना कहीं उनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट है और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी कमेंट्री में इस बार वो ये बोल सकते हैं कि वो आगे वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको ना बढ़ाएं, थोड़ा डॉविश स्टेटमेंट रखें। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि जो स्टेटमेंट रहेगा वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उनको अपनी डेट सीलिंग जो इशू है उसको भी सुधारना है और जो उनके बैंक क्राइसिस है उसको भी उनको कोप अप करना है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे डोविश स्टेटमेंट रखेंगे, डोविश स्टांस रखेंगे, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है बैंक्स की वो सुधर सके। तो डेफिनेटली वो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो सर देखिए क्या कुछ निकल करके आता है। सबकी निगाहें लगी हुई हैं, आप भी अपनी निगाहें लगा करके रखिए। इस बीच अगले दर्शक जो हमारे साथ प्रश्न जिन्होंने पूछा है वो है मोहन अग्रवाल जी, और ये कह रहे हैं कि मोहन अग्रवाल जी, सर एफएसएल के बारे में बताएं, ये कहाँ तक जा सकता है? सर आप ये पहले बताएं कि आप लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं, नुकसान में हैं, फ़ायदे में हैं, या निवेश करना चाह रहे हैं? तो थोड़ी सी डिटेल के साथ हम हमेशा निवेदन करते हैं अपने दर्शकों से कि ताकि स्पेसिफिक आपके लिए क्या राय है हमारे एक्सपर्ट की वो आप तक पहुंचा सकें। लेकिन ओवरऑल व्यू यहाँ पर क्या है फर्स्ट ऑफ सोल्यूशन पे, वो हम अनुज जी से जरूर जान लेते हैं। आज अगर हम देखें तो आधे % के आसपास की मजबूती सर यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यहाँ ये भी अपने जो रुकावट है, एक रेजिस्टेंस जो बनी हुई है उसके इर्द गिर्द ही पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 120 के आसपास है। अभी 119.70 पे कामकाज कर रहा है। क्या सलाह रहेगी अरिहंत कैपिटल पर, ओ माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ सोल्यूशन पे? देखिए, एफएसएल में मोमेंटम पॉजिटिव है। पिछले अगर आप देखेंगे तो 10-12 दिनों से लगातार ये पॉजिटिव रहा है। जब से इसने लो बनाया है 103 का, उसके बाद से एक लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस हैं। इनफैक्ट जो वॉल्यूम्स हैं वो भी यहाँ पर इस काउंटर में बड़े हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में है। यहाँ पर इनको पोजीशन को लेना चाहिए, इनको बाय कर सकते हैं। 119 के आसपास है, 115 116 के आसपास तक मिले तो खरीदारी का ट्रेड जरूर लें। नीचे 98 का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमें लग रहा है कि ऊपर में करीबन एटलीस्ट 140 से लेकर 145 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। एक वॉचफुल लेवल है जो कि करीबन 123 का है। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको और अच्छी तेजी इसमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। बट जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना है शॉर्ट टर्म में, मुझे लगता है कि इसके अंदर बाइंग जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे ली जा सकती है। लेकिन इस बीच जो है हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं, लेकिन संजय जी से बातचीत करें उससे पहले जैसे संजय जी हमसे जुड़ रहे हैं वैसे ही आप भी जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं अनुज जी के साथ, या फिर हमारे जो भी एक्सपर्ट हर रोज़ जुड़ते हैं। 9311121874 ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर, व्हाट्सएप नंबर। इसमें आपको करना सिर्फ इतना, अपने व्हाट्सएप से एक मैसेज भेज देना है जिसमें आपको ये बताना है कितने शेयर आपने ले रखे हैं, कौन से शेयर ले रखे हैं, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, कितने समय के लिए ले रखे हैं। इन तमाम डिटेल के साथ अपना नाम और शहर के नाम के साथ हमें भेज दीजिए और हमारे एक्सपर्ट हमेशा तैयार रहते हैं आपकी तमाम मन की आशंकाओं दुविधाओं को दूर करने के लिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित बना रहे और आपके पोर्टफोलियो में अगर गलत शेयर हैं तो फिर उन्हें जो है बाहर निकाल के अच्छे शेयरों को आमंत्रित किया जा सके। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर बिहार पटना से सर बोल रहा हूँ। चलिए, बिहार से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। क्या करते हैं आप? सर वेयर हाउसिंग का अपना काम है, मल्टीनेशनल कंपनी लोग को मैं रेंट पे देता हूँ, ग्रेन वगैरह स्टोर करने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज हमसे आप? सर एक प्रश्न मैंने पूछा था लाइक यूट्यूब पे, तो उसका तो जवाब जीवन पे मिल गया सर। इसके बाद सर सेकंड मेरा क्वारी था कि एसजेवीएन मैंने ले रखा हुआ 10,200 सर, 38 रुपए के रेट पे। कितने से ले रखे हैं? 10,200। तो सर मतलब ये सस्ता था शेयर इसलिए इतने क्वांटिटी ले लिया आपने, या फिर कोई और खास वजह रही जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी? डिविडेंड भी है और लॉन्ग टर्म के लिए सर हम रखना चाहते हैं। गवर्नमेंट की कंपनी है सर, कोई कॉर्पोरेट इशू सर इसमें नहीं होता है जल्दी। और रेट क्या बताया आपने, किस रेट पे लिए? 38 सर। 38? यस सर, यस सर। चलिए, और नजरिया क्या है?
नजरिया सर वही 2 से 4 साल तक सर आराम से होल्ड कर सकते हैं सर, पैसे की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है सर। चलिए 2-4 साल होल्ड कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपने शेयर को ख़रीदा है वो वहीं ख़रीदा है जहां से शेयर वापस लौटा है। तो आपने 38 पे ख़रीदा और 40 के आसपास 41 के आसपास तक ही ये शेयर गया था और 41-42 के आसपास, और वहीं पर जो है आपकी ख़रीद है। तो थोड़ा ऊंची ख़रीद है, लेकिन पूछते हैं अनुज जी से कि वो क्या सलाह दे रहे हैं। सर ऊपर से नीचे से ऊपर गया एक तरफा रैली में, नीचे से थोड़ा ऊपर से थोड़ा करेक्ट हुआ, अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 3 रुपये पर शेयर का नुकसान है और क्वांटिटी भी इन्होंने 10,200 की ले रखी है। क्या सलाह रहेगी आपकी SGVN लिमिटेड के ऊपर? देखिए काफी समय से स्टॉक ये 30 और 40 के बीच मूव कर रहा है, अब करीबन ये 35 के आसपास है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश भी कर रहा है, तो मोमेंटम भी इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा स्लो कैंडिडेट रहेगा और इसमें मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको एक स्लो मूवमेंट में 38 से लेकर 40 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 40 का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक करीबन 45 से लेकर 48 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो आपकी होल्डिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि स्लो मूविंग कैंडिडेट है और मुझे लग रहा है कि अगर आप लंबी अवधि तक इसको होल्ड करते हैं, एटलीस्ट आपको अगर 1 साल तक आप होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको जल्दी ही 1 साल के अंदर में 50 से लेकर 60 के बीच के लेवल दिखा सकता है। तो 1 साल के अंदर ही आपको अच्छे लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं सर। यहाँ पर ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। अगले दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है वो हैं राजीव सनवाल जी। राजीव सनवाल जी बोल रहे हैं सर, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में फ्रेश एंट्री लेवल। ये मुझे लगता है आज का 7वां-8वां सवाल होगा ऐसा जिसमें लोग फ्रेश एंट्री लेवल की बात कर रहे हैं। तो सर इंडिया बुल फाइनेंस की बात अगर हम करें, आज 0.25% की तेज़ी है और उसके अलावा भी आप देखे थे कि बीच में यहाँ पर जो है लोअर लेवल से काफ़ी करेक्शन के बाद अब तेज़ी आती हुई थोड़ी सी दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए और क्या ये दोबारा जो इसने हाई लगाए थे दिसंबर जनवरी के आसपास, वहाँ इस रैली में जा सकता है क्या 140 के आसपास? 140 देखिए इसने 1 महीने का हाई ब्रेक किया है आज और अपसाइड मोमेंटम में है, वॉल्यूम भी काउंटर के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो जनरली जब भी वॉल्यूम्स के साथ कोई ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है कि मोमेंटम उसमें कंटिन्यू होता है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 113 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो 112-111 की रेंज में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में ये प्राइस एटलीस्ट करीबन 130-135 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। 98 का स्टॉप लॉस लगाएं। जिस तरह का मोमेंटम है मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको 130-135 के लेवल इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी का ट्रेड इसके अंदर बनाया जा सकता है। इस बीच मोहन अग्रवाल जी और राजीव सनवाल जी दोनों ही आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोहन जी, राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी कि आप लोग कार्यक्रम देखते रहते हैं, बने रहते हैं हमारे साथ। ऐसे ही बने रहिए हर रोज़ मनी 9 के साथ 1 से 2 के बीच में। और वैसे भी राहुल डेविड जी जो कि काफ़ी नियमित दर्शक हैं हमारे और जो है लगातार नियमित रूप से प्रश्न पूछते रहते हैं अपने, तो ज़रा उनके प्रश्न को भी ले आइए स्क्रीन पर कि क्या पूछना चाह रहे हैं राहुल जी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 4,000 शेयर इन्होंने लिए हैं 30 रुपये 50 पैसे के भाव पर। अब इनका नज़रिया शायद इन्होंने नहीं लिखा, 4 से 5 साल का नज़रिया। अच्छा, ये इन्होंने बताया कि 4 से 5 साल का इनका नज़रिया है, क्या करना चाहिए। 30 रुपये 50 पैसे की इनकी खरीद है सर। अभी अगर हम देखें तो करीब उसी के भाव के आसपास ही है, तो शायद मुझे लगता है कि इन्होंने 1-2 दिन पहले में ही शायद ये खरीदारी की होगी। 29.46 का भाव देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर, माफ़ कीजिए, गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोबारा ये उन्हीं स्तरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है सर जो इसने 34-35 का लेवल टेस्ट किया था दिसंबर में, और क्या वहाँ पर जाकर के इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर 4-5 साल का नज़रिया है। और बैंकिंग शेयरों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम जो FIs हैं वो भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, तो अभी ये मोमेंटम चलेगा या क्या रणनीति रहेगी? देखिए रिसेंटली इसने लो बनाया था 22 रुपए का, 22.86 का, वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो मोमेंटम इसके अंदर पॉजिटिव है। और जैसा कि इनका 4 से 5 साल का व्यू है, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। बैंक में कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि ये अगर आप आने वाले इतना लंबा टारगेट देना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम आने वाले 6 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 40 से लेकर 45 के बीच आता हुआ दिखाई देगा। तो मोमेंटम अच्छा खासा है इसमें और इसमें इनको बने रहना चाहिए। एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे RVNL के ऊपर सर। थोड़ी सी ज़रा इसके चार्ट्स को देखिए और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी। और इसी हमारे जो 1 से 2 का कार्यक्रम होता है, जब ये 74 रुपये पे था तो एक रैली थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, तब रवि जी ने यहाँ पर रिकमेंड किया था स्टॉक को और उन्होंने 95 रुपये के लक्ष्य दिए थे। अब न सिर्फ ये 95 का लक्ष्य इसने छुआ, अब 130 पे पहुँच गया है। तो ये जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ, ये तेज़ी थमेगी कहाँ जा कर के,
ये नहीं समझ में आ रहा है। और जिन लोगों के पास अभी बना हुआ है उन्हें क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जिस मोमेंटम में क्या कोई फ्रेश एंट्री होनी चाहिए, या बहुत, क्योंकि पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया है सर, ये ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखें तो 110 के आसपास बनेगा। मुझे लगता है कि 110 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देकर इसको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच ये काउंटर हो गया है और यहाँ पर करंट रेट पे तो खरीदारी की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 110 के लेवल अगर मिलते हैं डिप में, जो कि मुझे लगता है कि पॉसिबल रहेंगे एक बार डिप आने पे, तो 110 के लेवल के आसपास खरीदारी का ट्रेड अगेन बना सकते हैं। काउंटर काफी अच्छा है, स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम्स भी बढ़े, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको ऊपर में 150 से लेकर 170 तक के लेवल दिखा सकता है। बट थोड़ा डिप अगर मिलता है तो इसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है वो 110 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का ट्रेड बना के चलेंगे। जी सर, चूंकि मोहनलाल जी का जो प्रश्न था उसका उत्तर हमने कहा था कि आखिर में लेंगे। चलते चलते अगर कुछ लोग निवेश करना चाह रहे हैं और उनको वो इस रैली में प्ले करना चाह रहे हैं, कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स आप देना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट कॉल देना चाहेंगे, 1-2 महीने के लिए, 2-4-6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप तमाम दर्शक किस बात का इंतजार कर रहे होंगे सर? देखिए इसमें मेरा पहला कॉल इसमें विप्रो रहेगा। मुझे लगता है कि विप्रो के अंदर हमने काफ़ी लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन आते हुए देखा है, और इसमें करीबन मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने का व्यू रहेगा। तो विप्रो करीबन 385 के आसपास है, इसमें खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है 370-75 के आसपास में। स्टॉप लॉस 338 का लगाए, टारगेट मुझे लग रहा है कि ऊपर में 440 से लेकर 480 तक का लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम दूसरी कॉल की बात करें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा लिख रहा है मेरे को, क्योंकि टाटा मोटर्स में अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, मोमेंटम पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है, काफ़ी टाइम के बाद ये कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। तो टाटा मोटर में करीबन 470 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है करीबन 435 पे लगाएं, टारगेट ऊपर में करीबन 540 तक 560 तक के लेवल आपको आने वाले 3 महीने में टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम तीसरा स्टॉक देखें जो कि IEX है, काफी समय से ये स्टॉक प्रेशर में रहा है और इसमें हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी डेवलपमेंट आती हुई देखी है। तो IEX मेरे हिसाब से एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जो कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। तो IEX में खरीदारी का ट्रेड 150 के आसपास ले सकते हैं। 124 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में करीबन 185-190 तक देखने को मिल सकता है। तो 3 स्टॉक्स हैं जिसमें पोजिशनल तौर पे पोजीशन बनाई जा सकती है। चलो 3 शेयर रिकमेंड किए गए हैं। पहला है IT क्षेत्र की कंपनी विप्रो, जहां पर काफ़ी निराशा लोगों को हुई थी, लेकिन बायबैक की बात थोड़ी सी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। विप्रो पे 2 से 3 महीने में 440 से 480 के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। टाटा मोटर्स पे बुलिश हैं अनुज जी, और यहाँ पर 540 के लक्ष्य दिए गए हैं, और साथ ही साथ लक्ष्य दिए गए हैं IEX के ऊपर 185 से 190 रुपये तक के। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए यहाँ पर हमने जो भी ये डिस्कशन किया है ये हमने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को साथ शेयर किया है, उनकी इसमें पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस नए अवतार में और इतने आक्रामक तरीके से अवतार में जो देखा गया है वो निश्चित रूप से हमारे तमाम दर्शक काफ़ी लाभान्वित होंगे। आगे भी अपना आप महत्वपूर्ण समय हमें समय समय पर देते रहेंगे, और उम्मीद ये करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अब हेलो मनी 9 को समाप्त करने का वक्त आ गया है। लोअर लेवल से बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है, और अब क्या ये रिकवरी और ज़्यादा आएगी वो बाजार बंद होने के आसपास जो है वो हम देखा जाएगा, और उसके बाद जो बात के कार्यक्रम होते हैं उसमें आपको तमाम अपडेट जो है वो मिल जाएगी। लेकिन शाम को 4 बजे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के प्रियंका संभव जी आपके साथ जुड़ती हैं, और इस बीच म्यूचुअल फंड में क्या होनी चाहिए रणनीति वो हम आपको बताते हैं हर रोज़ बुधवार को पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मुद्दे पर। तो म्यूचुअल फंड में सुस्त रिटर्न के बीच अभी बने रहें या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसके लिए हेमंत रस्तोगी जी हमारे साथ तो मौजूद होंगे, CEO वाइज इन्वेस्टमेंट के, और वो आपको बताएंगे कि इस समय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए। आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने कहाँ निवेश किया है, तमाम जानकारी के साथ 9311211874 पे अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों के सवाल आज हम कार्यक्रम में नहीं शामिल कर पाए हैं आप निश्चिंत रहिए, हाँ, लेकिन सवाल व्हाट्सएप के माध्यम जो हम नंबर बताते हैं उस पर ही भेजिएगा, और वहाँ पे आप भेजेंगे तो कल 1 से 2 के बीच में अवश्य आपके प्रश्नों को शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मनी 9 छोड़ करके कहीं मत जाइए, बने रहिए। नमस्कार।